सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरा अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन कंप्लीट कर लिया है। प्रोनाउन के 4 वीडियोस बन चुके हैं और आज मैं 5वां वीडियो बनाने जा रही हूँ। प्रोनाउन के जो चारों वीडियोस हैं उसमें हमने प्रोनाउन के बारे में जाना कि कहाँ पर प्रोनाउन का यूज होता है, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन का एक सेंटेंस में यूज क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ एडजेक्टिव का काम करता है, कहाँ प्रोनाउन का काम करता है, इन सब के बारे में हमने जाना डिटेल में। इस वीडियो को क्लिक करने से पहले आप मेरे चारों वीडियो को एक के बाद एक देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा जिसमें आपका प्रोनाउन के बारे में डीपर नॉलेज होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मी का यूज होता है या आई का यूज होता है, इट्स मी होता है या इट्स आई होता है, या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपने देखा होगा कंपैरेटिव डिग्री के जब सेंटेंसेस आते हैं उसमें क्या होता है कि हम अक्सर कहते हैं ही इज बेटर देन मी, शी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, शी इज more efficient than me, he is more talented than me। तो यहाँ पर अक्सर हम than me को ही यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो बातचीत की भाषा में हमने अक्सर than me का ही यूज किया है, यानी than के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स को देखेंगे और अगर आप रिटन फॉर्म में देखेंगे तो आप पाएंगे कि देन के बाद जो है सब्जेक्टिव केस आई का यूज होता है, वहां पर ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज नहीं होता। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम जो है जब भी इनफॉर्मल वे में, जो कि यूएस इंग्लिश है, जब भी बात करते हैं तो हम इसमें मोर इंटेलिजेंट देन मी, मोर एफिशिएंट देन मी, better than me, stronger than me, or more diligent than me, more hardworking than me। तो इस तरह हम इसका यूज कर लेते हैं और आई का यूज हम बहुत कम ही करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आई जो होता है वो ज्यादातर हमें बुक्स में मिलता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो सही करना होता है उसमें आई होता है, यानी प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो ऐसा आपको जैसे कि पता है ये बात कि जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है वो 2 तरह से आता है, यानी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आता। रिमेंबर कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा और आपके वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। जैसे टॉम स्कोल्डेड मी, टॉम पनिश्ड मी, टॉम रिवॉर्डेड मी, टॉम स्लैप्ड मी। अब यहाँ पे देखिए हर जगह क्या आ रहा है, वर्ब के बाद मी आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और इसी तरह प्रेपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है, जैसे ही टॉक टू मी, ही ब्रॉट गिफ्ट फॉर मी। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है और वर्ब भी अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे यूज करें, कैसे हम कहाँ पर क्या यूज करें। यानी हम कहें ही इज मोर रिचर देन मी और ही इज मोर रिचर देन आई, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी और ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आई, he is more talented than me और he is more talented than I। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा सही होता है।
अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हम जो है ये स्ट्रॉन्गर देन आई या बेटर देन आई लिखते हैं, मी नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका एक रीजन भी है। रीजन ये है कि देखिए जो देन होता है THAN, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो देन होता है वो कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, यानी दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है। तो और जो प्रेपोजिशन होता है वो क्या करता है? प्रेपोजिशन जो है वो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को देखें कि अगर हम कंजंक्शन माने देन को, तो इसका मतलब है कि वो दो क्लॉजेस को जोड़ेगी, और जब दो क्लॉजेस को जोड़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लेगी। कैसे, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ। फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर प्रेपोजिशन के रूप में देन का यूज हो रहा है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगी, जो कि है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो वहां पे स्ट्रॉन्गर देन मी या बेटर देन मी ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन अगर हम देन को कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं तो कंजंक्शन तो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा ना, एक क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब, जो कि कंजंक्शन देन से जुड़ा हुआ है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब आएगा और जो देन से जुड़ा हुआ होगा तो देन के बाद तो सब्जेक्ट ही आएगा ना, तभी तो वो जुड़ेगा। अच्छा, मैं अभी बोर्ड पे लिखती हूँ तो बोर्ड में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप थोड़ा वेट करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने कुछ जो है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों लिखा है देन के रूप में। यानी देन जो होता है THAN, उसको हम कंजंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने कंजंक्शन के रूप में यूज किया तो याद रखिए कंजंक्शन हमेशा अपने बराबर के दो चीजों को जोड़ती है। बराबर का मतलब सब्जेक्ट वर्ब दोनों होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को वो कभी नहीं जोड़ेगा, हमेशा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को ही जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। सेम वे यहाँ पर जो आपका प्रेपोजिशन होता है, याद रखिए कि प्रेपोजिशन हमेशा और हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है, और वो ऑब्जेक्ट अगर नाउन हुआ तो नाउन तो वैसे ही हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। यानी अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर प्रेपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन को रखते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस में कैसे? जैसे आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। यानी प्रेपोजिशन के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ पर फिर अगर हम कहते हैं कि मतलब ही इज क्लेवर देन मी, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर देन प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और अगर हम कहते हैं कि ही इज क्लेवरर देन आई, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर जो देन है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। और कंजंक्शन जो है देन के बाद आई इसलिए आएगा क्योंकि ही या इधर सब्जेक्टिव केस में है, तो देन कंजंक्शन जो जोड़ रहा है उसके बाद जो आएगा वो तो सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा ना। इसको ध्यान से देखिएगा। टॉम इज क्लेवरर देन आई एम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हम जब बातचीत करते तो हम कहते हैं टॉम इज क्लेवरर देन आई, एम नहीं जोड़ते, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सेंटेंस जो करेक्ट होता है उसके साथ आई के साथ हमेशा एम लगता है, या ही रहेगा तो इज लगेगा। समझ में आ रहा है? ही इज, शी इज, आई एम, इस तरह, या वी आर ऐसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए टॉम इज क्लेवरर, ये टॉम सब्जेक्ट इज वर्ब, क्लेवरर यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का जो है एडजेक्टिव है। टॉम इज क्लेवरर देन, देन यहाँ पर अगर मैं इसको कंजंक्शन के रूप में ले रही हूँ तो देन को अगर मैं यहाँ पर
कंजंक्शन के रूप में ले रही हूं बच्चों, तो यहाँ पर फिर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो ही टॉम इज क्लेवर देन आई एम, क्योंकि यहाँ पर टॉम सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आना चाहिए। एक कंजंक्शन जब जोड़ता है तो अपने बराबर की चीजों को जोड़ता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब। आई के बाद एम जरूर आना चाहिए, लेकिन आजकल जो है हम जब लिखते हैं तो आई के बाद एम को हम हटा देते हैं। टॉम इज क्लेवरर देन आई एम, ये आपका रियल सेंटेंस है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम को अक्सर हटा देते हैं और आपको यहाँ पर मी दे देंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या होता है एक्चुअली, मी क्यों आ रहा है। लेकिन मी को हम ज्यादातर जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं और देन को उस समय हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मी की जगह आप जो है देन को कंजंक्शन के रूप में ही यूज करिएगा और वहां पर आई लिखिएगा। शी इज काइंडर देन मी, अब यहाँ पे देखो शी इज काइंडर देन यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही इज मोर डिलिजेंट देन आई एम, फिर यहाँ पर जो है ही इज मोर डिलिजेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, डिलिजेंट यानी हार्ड वर्किंग, देन यहाँ पर कंजंक्शन है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और उसके बाद वर्ब आ रहा है। देखो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जब भी आएगा तो वर्ब भी आएगा, क्योंकि कंजंक्शन जब जोड़ता है तो अपने बराबर की चीजों को जोड़ेगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब, और इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब ही होना चाहिए। दे आर फास्टर देन मी, यहाँ पर देखिए देन प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यानी ये भी सही है आपका, ये भी सही है। जब आप कहते हैं कि he is faster than me तो ये भी सही होता है, और अगर कहते हैं कि he is faster than I am तो ये भी सही है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो हमेशा then को कंजंक्शन की तरह ही यूज करिएगा। he is better than me, अब यहाँ पे देखिए he is better than me, और अगर इसको प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा है तो इसलिए मी लिखा हुआ है, जो कि आपकी बोलचाल की भाषा है, और अगर कंजंक्शन की तरह होता तो आई एम होता है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लगता है। एक क्लॉज बनाने के लिए याद रखिएगा कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, और चूंकि कंजंक्शन जो है दो क्लॉजेस को जोड़ेगा तो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब दोनों आएगा। शी इज मोर क्रिएटिव देन आई एम, बिल्कुल सही सेंटेंस है, शी इज मोर क्रिएटिव देन आई एम, तो देन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है। ही इज रिचर देन आई एम, ही सब्जेक्ट, रिचर देन, सॉरी आई एम नहीं है, ही इज रिचर देन मी, तो यहाँ पर देन जो है प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लग रहा है मी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको जब भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है तो आप वहां पर मी नहीं लिखेंगे, लेकिन इनफॉर्मल जो इंग्लिश होती है, यूएस की इंग्लिश है, और उसको आप मी की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप उसको फॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखेंगे या रिटन में लिखेंगे, तो आप यूके की इंग्लिश यूज करेंगे, दैट इज आई। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो कि प्रोनाउन में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो है, आप कभी कभी जब बात करते हैं तो आप कहते हैं इट्स मी हु हैज डन दिस, इट वाज हिम who has decorated this wall, it was me who did this, it was me who saved your life, it was me who first witnessed the scene, it was me who announced for the first time। सो मैं ही तो था, हिंदी में जो कॉन्सेप्ट है मैं ही तो था या मैं ही हूँ जिसने ये काम किया। तो इस तरह का जब कॉन्सेप्ट आता है, जब आप कहना चाहते हैं या सही बात है मैं ही तो पहला पर्सन था जिसने देखा, या मैं ही तो वो आदमी था जिसने तुम्हारी जान बचाई, या मैं ही तो पहला व्यक्ति था जिसने इस रूम को डेकोरेट किया, या मैं ही तो पहला व्यक्ति था जिसने उस क्राइम के सीन में सबसे पहले सीन को देखा, या उसका गवाह मैं था।
तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो इसको इट्स मी, अब देखिए इसको मैं थोड़े शॉर्ट में कह रही हूँ, एब्रीविएशन में इट्स मी होता है, जबकि वैसे आपका इट इज मी। सो एब्रीविएशन के रूप में आ गया इट इज मी हु हैज डन दिस, इट इज हिम या इट इज हर। इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको इट इज मी लिखें या इट इज आई लिखें, क्योंकि बुक्स में आपको इट इज आई ही सही लगेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और वहां पर आपने लिखा इट वॉज मी या इट वॉज हिम या इट वॉज हर, यानी इट के बाद वॉज लगाया, फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा दिया, इट के बाद इज लगाया, फिर सब ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा दिया, तो फिर आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इट वॉज आई सही है, इट वॉज शी सही है, इट वॉज ही सही है। यानी इट के बाद वॉज आएगा या इट के बाद इज आएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अब यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो जाता है। यानी इट वॉज के बाद वर्ब के बाद आपने हमेशा से सोचा है कि भाई वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आता है, और अगर आपने इट को सब्जेक्ट मान लिया है, इट तो आपका सब्जेक्ट ही होगा क्योंकि ये प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ये तो आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। तो अगर आपने इट को सब्जेक्ट माना और उसके बाद इसको आपने प्रोनाउन वर्ब माना, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, इसीलिए आपके दिमाग में ये आएगा कि इट इज मी या इट इज हिम या इट इज हर, ये सही है। और इट इज आई गलत है, या इट इज ही या इट इज सी या इट वॉज ही, ये गलत है, इट वॉज दे ये गलत है, ये आपके दिमाग में आएगा क्योंकि आपने इट को सब्जेक्ट माना, इसको वर्ब माना और उसके बाद आपने देखा कि ये सही तो है क्योंकि इट सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ये दिमाग में आपके चल रहा है। तो यहाँ भी आपने देखा इट वॉज मी, है ना, तो इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, और नेचुरल सी बात है कि वर्ब के बाद जितनी भी चीजें आती है वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के अंतर्गत आती है। तो पहले चलिए सेंटेंस को थोड़ा पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हम क्या रेक्टिफाई करेंगे और कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर इट वॉज या इट इज मी की जगह आई होगा और क्यों होगा। अब चलिए थोड़ा एनालिसिस करें कि अगर जो है ये इट इज मी आ रहा है तो आप देखेंगे कि इज जो है, ये इज जो है, यहाँ पे सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, इट वॉज मी हु डिड दिस, इट वॉज मी हु सेव्ड यू फ्रॉम ड्राउनिंग, इट वॉज मी हु सेव्ड यू फ्रॉम ड्राउनिंग, मतलब मैं ही था जिसने तुम्हें डूबने से बचाया, या इट्स मी, मैं ही हूँ हु डिड दिस, जिसने ये काम किया, इट इज हिम who has to be given credit for adorning this wall, ये वही व्यक्ति है या ये वही है जिसको who has to be given credit, जिसको की क्रेडिट दिया जाना चाहिए, किसके लिए, for adorning this wall, इस वॉल को सजाने के लिए। इट वॉज आई, सॉरी यहाँ पे मैंने आई लिख दिया है, अभी मैं बताऊंगी आपको क्यों, यहाँ पे मी होगा, इट वॉज मी हु वॉज द रियल विटनेस ऑफ द क्राइम, ये मैं ही तो था जिसने उस क्राइम के रियल विटनेस में ही तो था, यानी इट वॉज मी हु वॉज द रियल विटनेस ऑफ द क्राइम, मतलब मैं ही तो था जो उस क्राइम का रियल विटनेस था, मैंने पहली बार जो है देखा उस चीज को। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको सब्जेक्ट मान रहे हैं, इसको वर्ब मान रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो आप कहेंगे मी सही है, आई नहीं आ सकता, जबकि कॉम्पिटिटिव बुक्स हमेशा आई दिखाती है। अब आइए देखते हैं क्यों। इस जो होता है वो बी वर्ब, जो आपका बी फॉर्म होता है वर्ब का, उससे निकलता है। आपको पता है कि बी के फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, है ना। तो ये जो बी के फॉर्म होते हैं, जब सेंटेंस में अकेला आता है बी का फॉर्म, इट इज मी, अब पहले हम इट की बात भी नहीं कर रहे, मी की बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इज की। इज तो बी का फॉर्म होता है, बी का मतलब होता है होना, और इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है। इज, एम, आर, वॉज, वर आप जब भी सेंटेंस में यूज करोगे,
अकेले जब सेंटेंस में आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा है तो वो तो एक्शन दिखाएगा, जैसे ही इज डांसिंग, शी इज प्लेइंग, दे आर पेंटिंग, तब वहां पे वो एक्शन दिखा रहा है। लेकिन जब इज, एम, आर, वॉज, वर सेंटेंस में अकेला आएगा तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब अपने बाद कभी भी कॉम्प्लीमेंट लेती है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेती है, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर कोई एक्शन नहीं दिखाता। जो वर्ब एक्शन दिखाता है वो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट को लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे टॉम किल्ड अ रैट। अब यहाँ पे देखो, टॉम किल्ड, किल्ड कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। अ रैट नाउन हो गया। अगर मैं इसकी जगह कोई प्रोनाउन बैठाओ तो हो जाएगा टॉम किल्ड हिम, टॉम किल्ड हिम। तब ये सही बात है, क्योंकि टॉम के बाद टॉम जो है कोई एक्शन कर रहा है और किल्ड एक्शन दिखा रहा है, और एक्शन का जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगा। सो टॉम किल्ड हिम सही है। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर जो बी के फॉर्म है वो कोई एक्शन दिखाता ही नहीं है, वो तो एग्जिस्टेंस दिखाता है, वो तो स्टेट दिखाता है और कंडीशन दिखाता है, यानी किसी की स्थिति, किसी की दशा या अवस्था के बारे में बात करता है। तो जब वो इज, एम, आर, वॉज, वर जब सेंटेंस में अकेला आता है, जैसे यहाँ पर इट्स मी, अगर मैं इसको जो है इस वर्ब को अगर मैं लिंकिंग वर्ब मानूं तो इसके बाद हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ ही नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट जो होगा या तो नाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा। जैसे अगर मैंने बोला इट वॉज डार्क, समझ में आ रहा है? इट वॉज डार्क क्या हो गया? देखिए, इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया और डार्क आपका एडजेक्टिव हो गया। या अगर आ गया ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कभी नहीं आएगा। एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता। इट वॉज रवि, इट वॉज डार्क, समझ में आ रहा है? या अगर मैं इट की जगह मैं सब्जेक्ट कोई दूसरा भी ला दूं तो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड। अब देखो, वॉज की बात कर रहे हैं हमने, मैंने ना अभी सब्जेक्ट की बात की ना ऑब्जेक्ट की बात की, मैं आपको वर्ब की बात कर रही हूँ कि बी के जो फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर कोई एक्शन नहीं दिखाता है। देयर वॉज अ किंग, अगर मैंने बोला तो एक राजा है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इट का यूज क्या होता है। तो अगर मैंने बोला कि आई एम अ फार्मर, आई एम अ टीचर, तो एम क्या दिखा रहा है? मेरी स्थिति दिखा रहा है ना कि मैं एक टीचर हूं, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। जब एक्शन होगा तभी तो अपने बाद वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पर ये मी तो वैसे भी गलत हो गया है ना, क्योंकि ये इस जो है कोई एक्शन दिखाई नहीं रहा है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे बोलूं इट को अगर सब्जेक्ट मान लूं, वॉज को वर्ब मान लूं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो भी गलत है, क्योंकि ये तो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। जब एक्शन नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो होगा इट वॉज, इट इज आई होगा, इट वॉज आई हो गया। इट इज हिम की जगह इट इज ही होगा। इट वॉज मी की जगह इट वॉज आई होगा। अब कैसे? ये इट जो होता है ना, ये इट और देयर जो होता है, इट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है या फिर टेम्पररी सब्जेक्ट कहलाता है। इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर सेंटेंस में। इसके बाद जो आएगा उसकी वैल्यू, यहाँ पर इट इज की कोई वैल्यू नहीं, सब्जेक्ट वर्ब की नहीं है, बल्कि आई से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। आई हु डिड दिस, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये डिड यहाँ पर वर्ब है, और हु जो है वो आई के बारे में बात कर रहा है। ये आपको पता है कि सब्जेक्ट के मतलब कोई भी नाउन प्रोनाउन के बाद अगर हु आ जाए तो वो रिलेटिव जो है प्रोनाउन हो जाता है, यानी इसके बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपके सेंटेंस में इट इज और देयर इज आ रहा है तो ये जस्ट टेम्परेरी सब्जेक्ट है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये
रियल सब्जेक्ट को एक्चुअली इंट्रोड्यूस करता है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए, जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला कि इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अब इट इज वेरी कोल्ड टुडे अगर मैं बोल रही हूँ, या इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है, चलिए मैंने बोला इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो यहाँ पर अब अगर इसको हिंदी करे तो हो जाएगा आज बहुत ठंड है ना। तो आज को मैंने टुडे ले लिया, वेरी मतलब बहुत हो गया, ठंड का मतलब कोल्ड हो गया, और है का मतलब इज हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्या हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, टुडे इज वेरी कोल्ड। टुडे से सेंटेंस बन नहीं रहा है, टुडे को हम बाद में लगता है, हम कहेंगे इज वेरी कोल्ड या इज वेरी हॉट, नहीं। तो हमें एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जो इंट्रोड्यूस करता है मेन सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जो इट इज मी है, मी की जगह हम आई करेंगे, और ये मेन सब्जेक्ट हमारा आई है। इट इज की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आई से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। समझ आ रहा है? ऐसे जैसे हम कह सकते हैं ना, इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी अर्जेंट, इट इज वेरी सैड। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इट इज का यूज होता है। देखो, हम एक तो बात ये है कि हम सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं। जैसे ये वाले सेंटेंस में जो है, इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ, इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ। तो इसका मतलब हुआ कि आई सेव्ड योर लाइफ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, आई सेव्ड योर लाइफ। लेकिन जब हम थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं सेंटेंस में, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने तुम्हारी जान बचाई, तो हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी इट को और वर्ब को पास में ला देते हैं सब्जेक्ट के पहले, जबकि मेरा मेन सब्जेक्ट है आई। सो हम हिंदी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ, इट वॉज आई, मैं ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। यहाँ पर हम कह रहे हैं मैं के ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ, इसलिए मैंने बोला मैं ही था या मैं ही हूँ जिसने तुमको उस आदमी से बचाया, या मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई, या मैं ही था जिसने पहले इस दृश्य को देखा। तो यहाँ पर जब मैं ही था कह रही हूँ, तो यहाँ पर हिंदी में तो हम कई बातें कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ में क्या है, इट वॉज जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, इट वॉज यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये एक इंट्रोडक्टरी या टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आई का यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन इनफॉर्मल एग्जाम में जो है, इनफॉर्मल इंग्लिश में हम जो है इट्स मी कह लेते हैं, उस समय हम आई नहीं बोलते। एक और चीज से आप उसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि देखिए, जैसे ये हु आता है, ये इट इज मी हु डिड दिस अगर आएगा तो वैसे भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हु जो होता है ये कभी भी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बाद नहीं आता, हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बाद आता है। तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि ये जो है हमारा जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आई होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि इस जो होता है बी का फॉर्म होता है, कोई एक्शन नहीं दिखाता, जो एक्शन नहीं दिखाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वैसे भी नहीं लेगा, ये तो एग्जिस्टेंस या स्टेट कंडीशन वगैरह दिखाता है बी। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, ही इज अ लेक्चरर, शी इज माई शी इज माई मदर, या शी इज माई कजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि हम किसी की स्थिति बता रहे हैं, किसी की अवस्था बता रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब अकेला आता है तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और वो अपने बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रूप में कुछ भी नहीं लेता है, तो ये गलत वैसे भी है आपका। तो